Hello guys, welcome to KNP Analysis and 100 Day Series of the UPSC Prelims 2022। आज हम डिस्कस करने वाले हैं पॉलिटी की लक्ष्मीकांत बुक का और चैप्टर नंबर 9 है ये, जिसका चैप्टर का नाम है फंडामेंटल ड्यूटीज। पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे फंडामेंटल ड्यूटीज। इससे पहले अगर आपको पता हो तो हम डीपीएसपी और फंडामेंटल राइट डिस्कस कर चुके हैं। और गैज मैं आपको एक बात बता दूं, इसके बाद अगर आपने वीडियो देखी इसके बाद कोई भी क्वेश्चन कर लेना, इन चैप्टर का एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो आपको नहीं पता होगा निश्चित रूप से। तो हम बात करते हैं फंडामेंटल ड्यूटीज की। अगर मैं फंडामेंटल ड्यूटीज से बात करूं तो आप इसे अपने परिवार से देख लीजिएगा। मान लीजिएगा परिवार में आपके सबसे बुजुर्ग आपके बाबा जी हैं, ठीक है, तो उनके प्रति मान लीजिए वो देश हैं आपके, ठीक है, मतलब सबसे महत्वपूर्ण भूमिका में वो ही हैं। तो उनके प्रति आपकी क्या जिम्मेदारी है, यानी कि आपकी एज ए नागरिक, अगर मैं देश के संदर्भ में बात करूं तो आपकी देश के संदर्भ में जो जिम्मेदारी होने वाली है, ठीक है, आपको जो देश के संदर्भ में करना चाहिए वो होता है फंडामेंटल ड्यूटीज। एंड स्पेशली देश की सॉवरेनिटी, यूनिटी, इंटीग्रिटी को बचाने के लिए जो काम करना है वो होता है फंडामेंटल ड्यूटीज। अगर मैं फंडामेंटल ड्यूटीज की बात करूं तो ये जो रिकमेंड किया था, ये रिकमेंड किया था स्वर्ण सिंह कमेटी ने। ध्यान रख लीजिएगा, स्वर्ण सिंह कमेटी, वन लाइनर क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। अगर मैं आपसे फंडामेंटल ड्यूटीज की ही बात करूं तो ये 42nd अमेंडमेंट एक्ट 14 अमेंडमेंट एक्ट 1976 में ऐड हुई थी कॉन्स्टिट्यूशन में। ओरिजिनली ये कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं थी, इस चीज को ध्यान कर लीजिएगा। ऐड कब हुई है? 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 में। अगर इसके बाद की मैं बात करूं तो उस समय इसमें टोटल 10 फंडामेंटल ड्यूटीज ऐड हुई थी, लेकिन 2002 में 2002 में एक और फंडामेंटल ड्यूटीज ऐड हो गई। तो इस समय जो टोटल फंडामेंटल ड्यूटीज हैं, टोटल फंडामेंटल ड्यूटीज हैं 11। गैज एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फंडामेंटल राइट्स एंड फंडामेंटल ड्यूटीज। आर फंडामेंटल राइट्स एंड फंडामेंटल ड्यूटीज आर कोरिलेटेड? तो आपको लिखना है यस, फंडामेंटल ड्यूटीज एंड फंडामेंटल राइट आर कोरिलेटेड, यानी कि दोनों एक दूसरे से आपस में लिंक हैं। अगर कहीं आ जाए कि आपस में अलग अलग है तो आपको बिल्कुल भी अलग अलग नहीं दिखाना है। मैं एक आपको डिफरेंस समझा दूं कि डीपीएसपी और फंडामेंटल ड्यूटीज में क्या अंतर है। डीपीएसपी का जो ड्यूटी होती है, डीपीएसपी मतलब ड्यूटी ऑफ द स्टेट, की स्टेट को ये काम करना। फंडामेंटल ड्यूटी मतलब ड्यूटी ऑफ द सिटीजन, की सिटीजन यानी कि एज ए नागरिक आपको ये काम करना है, ठीक है। मेरे हिसाब से यहाँ तक चीजें आपको समझ आ गई होंगी। अगर इसके बाद की मैं बात करूँ, ये जो फंडामेंटल ड्यूटीज हैं तो ये किस कॉन्स्टिट्यूशन से ली गई है? ये जो ली गई है यूएसएसआर के कॉन्स्टिट्यूशन से ली गई है। ध्यान रख लो भाई, यूएसएसआर के कॉन्स्टिट्यूशन से ली गई है फंडामेंटल ड्यूटीज। यहां तक कोई दिक्कत? ठीक है, तो हम इसे लाइन टू लाइन डिस्कस करेंगे लक्ष्मीकांत को। जो भी मुझे लगेगा आपके लिए इंपॉर्टेंट है वो हम बताते चलेंगे। अगर मैं बात करूं तो इंसेपरेबल है, बिल्कुल कोरिलेटिव है, बिल्कुल। और ये ओरिजिनली कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं थी। कॉन्स्टिट्यूशन में ओरिजिनली फंडामेंटल राइट्स एंड डीपीएसपी थे, और उसके बाद फंडामेंटल ड्यूटीज जो है वो बाद में ऐड की गई। और मैं आपको फंडामेंटल ड्यूटीज का पार्ट बताऊं कॉन्स्टिट्यूशन में, तो पार्ट 4A में लिंक है। पार्ट 4 में डीपीएसपी है, पार्ट 4A में फंडामेंटल ड्यूटीज है। मेरे हिसाब से यहाँ तक चीजें समझ आ गई होंगी। इसके बाद ये सारी चीजें मैंने आपको क्लियर कर दी है, ठीक है। इसके बाद अगर मैं बताऊं तो ड्यूटीज कब ऐड की गई थी, जब अगर आपको पता हो 1975 से 1977 तक जो इमरजेंसी लगी थी, तो उस दौरान भारत के कुछ नागरिकों ने, सरकार ने माना कि ये जो है देश का अपमान कर रहे हैं, तो उसके लिए उन्होंने कुछ फंडामेंटल ड्यूटीज बनाई थी, जिसके देश की सॉवरेनिटी, इंटीग्रिटी, जो मैंने पहले बोला, यूनिटी, ये सारी चीजें बची रहे। सोशल जस्टिस, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल, ये सारी बचे, यानी कि देश की अखंडता को कुछ क्षति ना पहुंचे, इसलिए आपकी ये फंडामेंटल ड्यूटीज बनाई गई थी। गाइस इसमें ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता नहीं है फंडामेंटल ड्यूटीज से, लेकिन कभी कभी वन लाइनर क्वेश्चन दे देते हैं ये, तो हम उसे डिस्कस कर ले रहे हैं। अगर इसके बाद की मैं बात करूं तो फंडामेंटल ड्यूटीज का जो आर्टिकल है वो 51A है, ध्यान रख लेना। 51A आर्टिकल फंडामेंटल ड्यूटीज का है। अगर मैं इसके पहले की बात करूं तो आर्टिकल नंबर 36 से 51 तक डीपीएसपी में हमने क्लियर कर लिए थे, ठीक है। अगर इसके बाद मैं बात करूं तो उस टाइम कांग्रेस की सरकार थी, इमरजेंसी थी, उन्होंने लगा दी। और एक और चीज मैं अगर बता दूं आपको, तो देखो कोई भी पेनल्टी नहीं लगेगी। अगर आप मान लो ड्यूटी को किसी को फॉलो नहीं करते हो तो आपकी कोई पेनल्टी नहीं लगेगी, ठीक है। इसके बाद कोई भी लॉ इंपोज नहीं होगा सच पेनल्टी, मतलब कोई भी लॉ आपको पेनल्टी नहीं लगाएगी अगर आप फंडामेंटल ड्यूटीज को वायलेट करते हो। और एक और चीज मैं बता दूं, ड्यूटी टू पे टैक्सेस, ये फंडामेंटल ड्यूटी नहीं है। ड्यूटी टू पे टैक्सेस अगर पूछ ले फंडामेंटल ड्यूटी है तो आपको लिखना है नहीं, ड्यूटी टू पे टैक्सेस फंडामेंटल ड्यूटीज नहीं है। एक और चीज मैं आपको इसमें ही एक और क्लियर कर देना चाह रहा हूं। आप बोलो, जैसे मैंने आपसे बोला नेशनल, अगर आप नेशनल फ्लैग का अपमान करोगे, तो मैंने तो बोला कि कोई लॉ ऐसे है ही नहीं, पार्लियामेंट ने बनाई नहीं है कि जो उसमें मतलब आपको क्रिमिनल सजा दे। लेकिन गैस इसके आईपीसी सेक्शन वगैरह अलग हैं, वो आपको उस आधार पर सजा दे सकते हैं, इस आधार पर नहीं मिलेगी कि
कि आपने फंडामेंटल ड्यूटीज का वायलेट किया, बल्कि इस आधार पर मिलेगी कि आईपीसी में ये सेक्शन था, तुमने आईपीसी के इस सेक्शन का वायलेशन किया है, इस वजह से आपको सजा दी जाती है। ठीक है, अब हम गए एक एक करके फंडामेंटल ड्यूटीज पढ़ लेंगे। अब आप यहाँ तक बता दो, यहाँ तक समझ आया है कि नहीं आया? मेरे हिसाब से क्लियर हो जानी चाहिए ये चीज़ें। अब पढ़ते हैं हम लिस्ट ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज। तो आर्टिकल 51A क्लॉज ए क्या कहता है? क्लॉज ए कहता है कि आपको संविधान से बाध्य होना पड़ेगा, संविधान का पालन करना पड़ेगा, इसके आइडियल्स इंस्टीट्यूशंस को रिस्पेक्ट देनी पड़ेगी, नेशनल फ्लैग और नेशनल एंथम को आपको रिस्पेक्ट देनी पड़ेगी। यानी कि संविधान समझो, संविधान के बाद फिर तो जो देश की फ्लैग है और देश के एंथम है उसे आप एक रिस्पेक्ट दोगे। ठीक है, उसके बाद बोलते हैं कि जिन लोगों ने भी नेशनल स्ट्रगल को, यानी कि एक हमारी आज़ादी के लिए राष्ट्रीय संघर्ष किया है, आप उनका सम्मान और उनको फॉलो करोगे। ठीक है, इसके बाद इसमें तीसरा बोलता है टू अपहोल्ड द प्रोटेक्ट एंड सॉवरेनिटी यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, आपको भारत की सॉवरेनिटी, यूनिटी और इंटीग्रिटी बचानी है। ठीक है, उस पर कोई भी आपको मतलब एक तरह से चैलेंज नहीं आने देना है। उसका अगला है टू डिफेंड द कंट्री एंड रेंडर नेशनल सर्विस व्हेन कॉल्ड अपॉन, यानी कि आप देश को बचाओगे और जब भी आपसे बोला जाए कि आपको देश सेवा करनी है तो आप ही वो सबसे पहले व्यक्ति होने चाहिए जो देश सेवा में सबसे आगे कदम रखो। ठीक है, इसके बाद हम बात करें तो फिर अगला जो आता है टू प्रमोट हार्मनी एंड स्पिरिट ऑफ कॉमन ब्रदरहुड। आप देखो, आपको कहीं फंडामेंटल राइट में ब्रदरहुड दिखा नहीं दिखा होगा, आपको डीपीएसपी में ब्रदरहुड दिखा नहीं दिखा होगा, कहाँ दिखाइए? फंडामेंटल ड्यूटीज में। हमने इससे पहले कहाँ पढ़ा था? इससे पहले पढ़ा था गाय जी हमने प्रियम्बल में। प्रियम्बल में फ्रेटर्निटी पढ़ी थी, नहीं पढ़ी थी? इससे पहले पढ़ाते हैं हमने प्रियम्बल में, है ना? तो यानी कि आपको आपस में भाषाई रूप पे, धार्मिक रूप पे या आपको रीजनल क्षेत्रीय रूप पे कोई भी अगर आपकी डाइवर्सिटीज है तो उसमें आपको जो प्रैक्टिस, जो आप किसी भी मतलब उसे डेरोगेटरी यानी नीचा दिखाने की बात करते हो वो नहीं करना, सब में भाईचारा और सामंजस्य बढ़ाना है। हार्मोनी में होता है सामंजस्य, हार्मोनी में सामंजस्य आपको बढ़ाना है और ब्रदरहुड भाईचारे की भावना बढ़ानी है। और एक और चीज़ समझ लो, आपको औरतों का सम्मान करना है। अगर आप ऐसी कोई प्रैक्टिस करते हो जिससे औरतों का सम्मान ना हो तो वो ऐसा नहीं करना है, आपको महिलाओं का सम्मान करना है। ये बोलता है 51 क्लॉज ए क्लॉज ई। ठीक है, इसके बाद हम बात कर लें टू वैल्यू एंड प्रिजर्व रिच हेरिटेज ऑफ कंट्रीज कंपोजिट कल्चर, यानी कि जो भारत की एक सार्वभौमिक कल्चर है, ठीक है, जिसमें हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है, सब भाई भाई वाली जो कल्चर है, आपको उसको वैल्यू देना है और उसे बचा के रखना है। इसके बाद गाइस ऐड हुआ टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव नेचुरल एनवायरनमेंट, यानी कि आपको अपना प्राकृतिक पर्यावरण जो है उसे भी बचा के रखना है, जिसमें फॉरेस्ट आ सकता है, लेक आ सकता है, रिवर, वाइल्ड लाइफ, ये सारी चीजें क्रिएट होती हैं। इसके बाद देखो इंपोर्टेंट आता है टू डेवलप साइंटिफिक टेम्पल ह्यूमनिज्म एंड स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एंड रिफॉर्म, यानी कि आपको एक साइंटिफिक टेम्पर डेवलप करना है, आपको एक मानवीयता डेवलप करनी है, एक इंक्वायरी की स्पिरिट यानी कि आपको सूझबूझ की भावना का स्पिरिट होनी चाहिए, और रिफॉर्म। अब मैं आपको इसमें एक एग्जांपल दे दूं, जब कोविड वैक्सीन शुरू हुई थी, तो बहुत सारे लोगों ने उस पर अपवाद बाद मतलब आरोप प्रत्यारोप लगाए थे। तो वहां फिर एक डिस्कशन हुआ था कि कोविड वैक्सीन क्यों लगवानी चाहिए, क्योंकि टू डेवलप साइंटिफिक टेम्पर, यानी कि हमको अपना वैज्ञानिक विचार जो है उसे फॉलो करना चाहिए, उसे बढ़ावा देना चाहिए, अपनी वैज्ञानिक तर्क शक्ति को निश्चित रूप से बढ़ावा देना चाहिए। और इसीलिए जो सबसे महत्वपूर्ण कारण था कि आज वैक्सीन लगभग 97% लोगों के पास पहुंच गई है, तो इसका मतलब क्या है कि हमने ये वाली फंडामेंटल ड्यूटी सबसे अच्छे से निभाई है। ठीक है, इसके बाद टू सेफगार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी एंड टू एब्जॉर्व वायलेंस, यानी कि आपको जो पब्लिक प्रॉपर्टी है उसे बचा के रखना है, और जो आप वायलेंस करते हो, वायलेंस की हिंदी क्या होती है, यानी कि जो भी आप एक क्या आतंक टाइप बोल लीजिए, यानी कि जो हिंसा होती है वायलेंस की हिंदी, जो आप हिंसा करते हो, आपको इस चीज़ को, हिंसा को बढ़ावा नहीं देना है, हिंसा खत्म करनी है। एग्जाम्पल देता हूं मैं इसका, हमारे बुलडोजर वाले बाबा जी है ना, बुलडोजर वाले बाबा जी ने क्या किया, उनका यही तो कहना था। अब आप ये चीज देखो फंडामेंटल ड्यूटी जब आपके एग्जाम में कैसे हेल्प करेगी। मान लो आप मेंस पेपर लिखने जा रहे हो, तो आपको वो मान ले ये दे दें कि योगी जी ने बुलडोजर, मतलब एक मुख्यमंत्री है जिन्होंने बुलडोजर चलवाई, वो बताओ क्यों चलवाई होगी। आप सोचोगे फंडामेंटल राइट का वायलेट हुआ, ये हुआ, वो हुआ, वो चीज एकदम आप कौंस में लिख दोगे। लेकिन जब प्रोस की बात आएगी तो आपको फंडामेंटल ड्यूटीज उठानी पड़ेगी। यहां से आपको लिखना पड़ेगा कि भाई फंडामेंटल ड्यूटी होती है कि हमें पब्लिक प्रॉपर्टी की रक्षा करनी है, पब्लिक प्रॉपर्टी की सुरक्षा करनी है। ठीक है, तो निश्चित रूप से एक नागरिक को ये काम करना चाहिए। आप इस आधार पर लिख दोगे कि जो सरकार ने किया वो सही किया है, गलत किया वो बात की बात है, लेकिन आपको एक प्रोस मिल जाते हैं, आपको प्रोस ऐसे ही उठाने पड़ते हैं गाइज। अगर इसके बाद की हम बात करें
to strive toward excellence in all spheres of individual and collective activity so that nation constantly rise to higher level of endeavor and achievement। यानी कि आपको सभी स्फीयर में इंडिविजुअल यानी कि व्यक्तिगत और कलेक्टिव यानी कि सामूहिक रूप से ऐसी एक्टिविटी करनी है जिससे राष्ट्र ऊपर उठे, राष्ट्र में आप अपने प्रयास और अचीवमेंट का एक इतिहास रच पाएं। और इसके बाद लास्ट ड्यूटी जो 2002 में ऐड की गई थी मैं बता देता हूं आपको, टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज फॉर एजुकेशन टू हिज चाइल्ड और बार बिटवीन एज ऑफ 6 and 14 ईयर्स। यानी कि अगर आपका बच्चा 6 और 14 साल के बीच में है, 6 और 14 के बीच में उसकी एज है, तो भैया आप उसे ऐसा एनवायरनमेंट प्रदान करवाओ, उसे ऐसी अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड कराओ कि वो स्कूल विद्यालय जा सके। मेरे हिसाब से फंडामेंटल ड्यूटीज आपको क्लियर हो गई होंगी। अगर एक बार मैं इनका रिवीजन कर दूं, शुरू से एक एक फंडामेंटल ड्यूटीज का रिवीजन कर दूं, तो देखो सबसे पहली जो फंडामेंटल ड्यूटीज है वो है आपकी कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करो भाई, जो आपके नेशनल एंथम वगैरह है उनको फॉलो करो। जो इसके बाद दूसरी है, अगर मान लो कॉन्स्टिट्यूशन किसने बनाया, जो आपके नेशनल फ्रीडम में स्ट्रगल किया था जिन्होंने, तो आपको यानी कि नेशनल फ्रीडम स्ट्रगल जिन्होंने किया आप उनका सम्मान करो, ठीक है। अगर आप उनका सम्मान करोगे तो उनका सम्मान क्यों करो, जिससे कि आपकी सॉवरेनिटी यूनिटी और इंटीग्रिटी इंडिया की बच सके, सॉवरेनिटी यूनिटी इंटीग्रिटी इंडिया की बच सके। चलो आपने ये भी कर लिया। अगर ऐसा काम हो जाएगा तो फिर आप क्या करोगे, यानी कि अगर भाई आपको सॉवरेनिटी बचानी है तो जब भी आपको सेना में बुलाया जाए, जब भी आपको देश की सेवा करने बुलाया जाए, आप तुरंत पहुंचाओ, यानी कि डिफेंड द कंट्री करो। चलो आपने देश भी बचा लिया। अब भाई आपने देश बचा लिया तो आप क्या करोगे, जब देश में आप मिलिट्री में जाओगे एक साथ तो सबसे भाईचारे की भावना रखोगे, सामंजस्य की भावना रखोगे। अब आपने हारमनी कर ली, ठीक है, और महिलाओं का सम्मान करोगे, महिलाओं का सम्मान करोगे, ठीक है। जब आपने ये चीज कर ली तो इसके बाद अब क्या बचा आपका एफ नंबर पे, जब आप जाओगे तो फिर आप वहां की जो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सारे मिलके जाओगे, यानी कि आपको कंपोजिट कल्चर पे विश्वास रखना है, उसे प्रिजर्व करना है, ठीक है। जब आपने ये सब चीज कर ली तो आप अगर मान लो कहीं जंगल में जा रहे हो तो आपको जंगल को भी बचाना है, यानी कि एनवायरनमेंट को भी बचाना है, एनवायरनमेंट फॉरेस्ट को बचाना है, ठीक है। अगर आप इसके बाद जंगल में चले गए, मान लो फिर आपको वैक्सीन लगवानी है ना, जंगल में वैक्सीन लगवानी, यानी कि आपको जो साइंटिफिक टेम्पर है वो इंक्रीज करना है, साइंटिफिक टेम्पर जो है वो आपको इंक्रीज करना है, ठीक है। अगर मान लो आपका साइंटिफिक टेम्पर इंक्रीज हो गया तो फिर आप क्या करोगे, जब साइंटिफिक इतनी बुद्धि आ गई तो फिर आप पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाओगे, कोई बताओ। जब आप पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान ही नहीं पहुंचाओगे तो पब्लिक प्रॉपर्टी के बाद जब आपने नुकसान पहुंचाना बंद कर दिया तो आप देश को ऊंचे स्थान पर पहुंचाओगे, यानी कि जब देश को ऊंचे स्थान पर पहुंचा दोगे तो आप नेशन को अपराइजिंग कर रहे हो, इंडिविजुअल अचीवमेंट से कर रहे हो। और जब नेशन को ऊपर कैसे पहुंचाओगे भाई, जब आप पढ़े लिखे होगे, जब आप 6 से 14 साल के रहे होगे तो आपके घर वालों ने आपको पढ़ाया होगा। ये थी सारी फंडामेंटल ड्यूटीज का एक एक क्या बोलूँ समरी, ठीक है। तो इसके आगे हम फीचर्स डिस्कस कर लेते हैं। अगर मैं फीचर्स की बताऊं आपको तो सबसे पहले मैं एक चीज बता दूं, ये नॉन जस्टिसिएबल है, सेम डीपीएसपी की तरह। अगर मान लो आप इन्हें कोई ये बोल दे कि जिसने फंडामेंटल ड्यूटीज का पालन नहीं किया, आप इसे जेल की सजा दे दो, फांसी की काला पानी की सजा इस बार इसको मिलनी चाहिए, तो आपको काला पानी की सजा नहीं मिलेगी, ठीक है। इसके बाद अगर मैं बात करूं तो ये जो है मोरल ड्यूटीज है इसमें से कुछ, और इसमें से कुछ सिविक ड्यूटीज है। मोरल ड्यूटीज की बात करूं तो जैसे जो नोबल फ्रीडम वाली है, ये सब रिस्पेक्टिंग, ये सारी आपकी कौन सी है, एक सिविक ड्यूटी है। मतलब फ्रीडम स्ट्रगल की तो मोरल ड्यूटी हो गई, और कॉन्स्टिट्यूशन नेशनल फ्लैग जो इस समय है वो सिविक ड्यूटी है, ठीक है। अगर मैं इसके बाद की आपकी बात करूं तो ऐसी भी कुछ वैल्यूज हैं जो आपको ट्रेडिशन को बचाती हैं, ठीक है। इसके बाद अगर मैं बात कर लूं आपसे तो फिर ऐसी भी कुछ, अगर मैं बात करूं तो अनलाइक सम ऑफ फंडामेंटल राइट्स विच एक्सटेंड टू ऑल पर्सन वेदर सिटीजन। एक और चीज समझ लो, देखो फंडामेंटल राइट जो है 15, 16, 19, 29 और 30 फंडामेंटल राइट को हटा दूं तो बाकी सारे सिटीजन और फॉरेन सबके लिए एप्लीकेबल हैं, लेकिन जो फंडामेंटल ड्यूटीज हैं वो खाली सिटीजन्स के लिए ही एप्लीकेबल हैं, ठीक है। इस चीज को ध्यान रख लीजिएगा। इसके बाद हम नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। मैंने आपको बता ही दिया नॉन जस्टिसिएबल है, इसके आधार पर कोई केस नहीं कर सकते। अब देखो भाई, दुनिया में जो आया है ना उसके कुछ तो ऐसे होते हैं जो भाई गलत है, तूने भाई गलत कर दिया, ये तो बस होना ही नहीं था तुझसे, ये तो तुझसे होना ही नहीं है, जो क्रिटिसिज्म करते हैं, यानी कि है ना। अगर आप भाई साहब देश के प्रधानमंत्री बन जाओ ना तो भी गाली मिलेगी आपको, चाहे आप कैसे भी बन गए, ठीक है। और अगर आप ना बनो तो मिलनी निश्चित है कि बने ज्यादा नेता हुआ कुछ नहीं इससे, है ना। अगर आप यूपीएससी की कोचिंग ले लो तो गाली इसलिए मिलेगी कि कोचिंग तो ले ली हुई ना, और कोचिंग ना लो तो कोचिंग के बिना तुम्हारा सिलेक्शन हो रहा है भला, है ना। तो ये जो चीजें होती हैं, ये क्रिटिसिज्म निश्चित रूप से मिलते हैं, बस इन क्रिटिसिज्म को आगे बढ़ा के चलो। अगर ये क्रिटिसिज्म उस टाइम सुन लिए जाते तो हो सकता है फंडामेंटल ड्यूटीज आज नहीं होती, लेकिन है तो इसका मतलब क्या है, हम क्रिटिसिज्म से ऊपर पहुंच चुके हैं। लेकिन क्रिटिसिज्म को वैल्यू इसलिए देनी चाहिए क्योंकि उससे कुछ अपनी गलती पता पड़ती है। तो पढ़ लेते हैं भाई फंडामेंटल ड्यूटीज के भी क्रिटिसिज्म। ये बोलते हैं जैसे कास्टिंग वोट, पेइंग टैक्सेस, फैमिली प्लानिंग,
थिंग, ये भी फंडामेंटल ड्यूटीज में आनी चाहिए थी, जो कि नहीं है। अगर आपसे कोई पूछे राइट टू वोट इज फंडामेंटल ड्यूटी, आप बिल्कुल बोलिएगा नहीं है भाई, नहीं है। पेइंग टैक्स, ड्यूटी टू पेइंग टैक्सेस इज ए फंडामेंटल ड्यूटी, नहीं है, ठीक है। तो ये फंडामेंटल ड्यूटीज नहीं है। अगर मैं इसके बारे में बात करूं तो ये थोड़ा सा मतलब कॉमन मैन इन्हें समझ नहीं पाता। जैसे नोबल आइडियाल्स क्या होते हैं, कंपोजिट कल्चर, साइंटिफिक टेम्पल। अगर किसी आप किसान से जाके बोल दो भाई तू कोरोना वैक्सीन इसलिए लगवा दे कि तेरे में साइंटिफिक टेम्पल होना चाहिए, भाई मार के तुम्हें भगाएगा, मैं सही बता रहा हूँ कसम से, है ना। ऐसा मार के भगाएगा ना कि वैक्सीन लगवाने की 2-2 इंजेक्शन लगवा दे होगे, ठीक है। लेकिन अब तो पढ़ने लगे यार किसान, अब तो सब बहुत अच्छा हो रहा है, इंडिया इज अपग्रेडिंग, बाउ, है ना। इसके बाद हम डिस्कस कर लेते हैं। तो दे हैव बीन डिस्क्राइब एज क्रिटिक्स एज ए कोड ऑफ मोरल परसेप्ट्स ड्यू टू देयर नॉन जस्टिसेबल कैरेक्टर। भाई अगर जो नॉन जस्टिसेबल नहीं है तो तुम कुछ करो मैं कुछ करूं, डर है ही नहीं हम में, ठीक है। और इसके बाद अगर मैं बात करूं तो ऐसा जरूरी नहीं है कि भाई ये जो है लोग इसे फॉलो ही करेंगे, ऐसा भी हो सकता है लोग फॉलो ना करें। और ये ऐसा बोल रहे हैं कि इन्हें जो पार्ट 3 यानी फंडामेंटल राइट जहां है, फंडामेंटल ड्यूटीज को भी आपको वहीं रखना चाहिए था। अब मैं इसकी सिग्निफिकेंस की बात कर लूं, यानी इसकी एक आवश्यकता क्या है, जरूरत क्या है, इसके परिणाम क्या होने वाले हैं, वो चीज हम सारे डिस्कस कर लेते हैं। देखो अगर मैं सबसे पहले बता दूं, एक तो देशवासियों में जब वो अपने राइट एंजॉय कर रहे होंगे तो अपने ड्यूटीज की आत्म चेतना जागेगी कि भाई ये मेरा देश है, मुझे अपने देश के प्रति सजग रहना चाहिए, मुझे अपने देश का सम्मान करना चाहिए, देश के नेशनल एंथम का सम्मान करना चाहिए। दूसरा, वो एंटी नेशनल और एंटी सोशल एक्टिविटीज जो है उनके खिलाफ फंक्शन करेंगे, उनको अपने देश में पनपने नहीं देंगे। गाइस अगर मैं इसके आगे की बात कर लूं फिर तो वो एक मतलब सिटीजन्स के लिए एक इंस्पिरेशन बनना चाहेंगे कि अगर मान लो नेशनल आइडियल्स की बात कर रहा था मैं, तो मेरा भी नाम एक नेशनल आइडियल्स में इंक्लूड हो। तो ये सारी भावनाएं हैं जो आपके साथ उत्पन्न होंगी, ठीक है। और अगर मैं बात करूं तो ये जो है पार्लियामेंट जो है इसके लिए कोई भी पेनल्टी पनिशमेंट रख सकती है, लेकिन रखेगी नहीं। इसके बाद अगर उस टाइम ये जो एप्लीकेबल हुई थी यानी कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड हुई थी, जैसा कि मैंने आपको बताया 1976 में, ठीक है। तो उस टाइम के जो लॉ मिनिस्टर थे वो थे HR गोखले, ध्यान रख लेना HR गोखले, ठीक है। और उस टाइम जो प्राइम मिनिस्टर थी वो थी इंदिरा गांधी। कौन थी? इंदिरा गांधी। मेरे हिसाब से इसके बाद इसमें कुछ बचा नहीं है। अगर मैं इसके आगे की बात करूं फिर आपसे, तो बर्मा कमेटी ऑब्जर्वेशन, बर्मा कमेटी ने एक ऑब्जर्वेशन दिया 1999 में कि इसके फायदा नुकसान क्या होने वाले हैं। तो उन्होंने बताया कि भाई जैसे हम नेशनल फ्लैग की बात करते हैं, प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट टू नेशनल ऑनर एक्ट 1971 हमारे पास पहले से ही एक्ट है, जिसमें अगर आप इसका कोई भी मतलब सम्मान नहीं करोगे तो आपको एक सजा मिल सकती है। तो ये सारे एक्ट बताए उन्होंने, जैसे प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट एक्ट हो गया, IPC हो गया, है ना। तो ये सारे एक्ट इन्होंने बता रखे हैं कि यहाँ सब, जैसे वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट बना था, फिर है ना फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट बना। तो ये सारे जो है DP फंडामेंटल ड्यूटीज को एक एस्पेक्ट्स में रख लेते हैं। गाइस इसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर डिस्कस करने वाले हैं, अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। मेरे हिसाब से फंडामेंटल ड्यूटीज क्लियर हो गई होगी, उसमें कोई दिक्कत आनी नहीं चाहिए, ठीक है। तो डिस्कस कर लेते हैं अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। 2 चैप्टर एक साथ डिस्कस करेंगे, कोई नहीं। चैप्टर नंबर 10 अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटी का ही है, M लक्ष्मीकांत बुक का ही चैप्टर है। मैं आपको एक चीज बता दूं, देखो अगर मान लो आप अपने आप में कुछ चेंज करना चाहो, आप अपने आप में कुछ चेंज करना चाहो, तो एक तो चेंज ऐसा हो सकता है जो आप एक रात में चेंज कर दो, है ना। एक चेंज ऐसा हो सकता है जिसमें आपको टाइम लगे, और एक चेंज ऐसा हो सकता है जिसमें आपको अपने मम्मी पापा की या अपने छोटे भाई बहन की परमिशन चाहिए, ठीक है। तो वो आपका एक कॉन्स्टिट्यूशन उसी टाइप का। देखो जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, अगर कोई आपसे बोले कॉन्स्टिट्यूशन रिजिड है, बोलोगे नहीं। कॉन्स्टिट्यूशन फ्लेक्सिबल है, बोलोगे नहीं। फिर क्या है भाई, है ना, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन रिजिड भी है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन फ्लेक्सिबल भी है। जब जरूरत पड़ती है, जब देश को जरूरत पड़ती है तो हम इसे चेंज कर लेते हैं। और भाई यही नियम होता है कि अगर आप चेंज होते रहते हो टाइम के साथ तो आप लंबे समय तक चलोगे, वरना अब तक कितने कॉन्स्टिट्यूशन आए, कितने कॉन्स्टिट्यूशन गए। रिसेंट एग्जाम्पल अगर मैं आपके सामने बहुत अच्छा एग्जाम्पल नेपाल का रखूं तो आपको भी पता है कि नेपाल में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा। कॉन्स्टिट्यूशन बना, कॉन्स्टिट्यूशन खत्म हुआ, तो ये सारी चीजें चलती रहती हैं, ठीक है। म्यांमार का एग्जाम्पल ले लीजिएगा, है ना। तो इसके बाद हम अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन डिस्कस करने वाले हैं। जो मैं आपको अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल बता दूं, वो आर्टिकल नंबर 368 होता है, और ये है पार्ट 10 यानी कि पार्ट 20 में ये डिस्कस किया गया है, ठीक है। अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अगर मैं इसके बाद अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन की बात करूं तो अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो बेसिक स्ट्रक्चर के आधार पर आपको चेंज करना है, ठीक है। अभी हम अगले चैप्टर में समझ लेंगे बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है, सारी चीजें दी हुई हैं। जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो स्पेशली केशवानंद भारती केस जो 1973 में उसका जजमेंट आया था, वहां से बेसिक स्ट्रक्चर की डेफिनेशन निकली है। अगर हम प्रोसीजर की बात करें तो ये देखो 3 प्रोसीजर होते हैं इसके। सबसे पहला प्रोसीजर मतलब 3 इसके अमेंडमेंट के 3 स्टेप्स होते हैं। पहला स्टेप या तो आप सिंपल मेजोरिटी से पास करा लो, या दूसरा स्टेप आप स्पेशल मेजोरिटी से पास करा लो, या तीसरा स्टेप आप स्पेशल मेजोरिटी प्लस स्टेट के रेटिफिकेशन यानी स्टेट की परमिशन यानी कि स्टेट की अनुशंसा से पास करा लो, ठीक है। अब इसका मैं प्रोसीजर बता देता हूं। सबसे पहले प्रोसीजर क्या होता है, आप जो
जो बिल है, आप मान लो मंत्री हो या आप प्राइवेट मेंबर यानी कि आप मंत्री नहीं हो, ठीक है, तो आप उस बिल को ले जाओगे पार्लियामेंट में। एक और चीज बता दूं मैं, ये बिल खाली पार्लियामेंट में ही इंट्रोड्यूस हो सकता है, यानी कि लोकसभा या राज्यसभा दोनों में, किसी में भी। लेकिन अगर आप बोलो ये स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में मैं लॉन्च करना चाह रहा हूं, तो भाई स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में लॉन्च नहीं होगा, इस चीज को ध्यान कर लीजिएगा। जब आप इस बिल को ले जाओगे पार्लियामेंट में रखोगे तो फिर ये पार्लियामेंट जो है उस बिल को इंट्रोड्यूस करेगी, ठीक है। इसके बिल की अगर मैं बात करूं तो स्पेशल मेजोरिटी से पास होना चाहिए। स्पेशल मेजोरिटी क्या होती है, एक तो आपकी 50% लोग हों, 50% प्लस मान लो आज आपकी टोटल लोग हैं आपके पास 200, ठीक है, तो एक तो 100 लोग, ये समझ लो 200 लोग हैं तो 100 लोग तो कम से कम वोटे 100 लोग तो होने ही चाहिए, ठीक है। और इसके बाद मान लो प्रेजेंट रहे आपके 150 नहीं 200 ही प्रेजेंट रहे, तो 200 गुणा 2/3 ये हो गया आपका लगभग 3 × 18 जो 200 2 के बाद 135 मेंबर के आसपास, यानी कि 100 तो हो ही हो, ठीक है, प्लस 135 मेंबर टोटल हो, क्योंकि हमको 50% भी चाहिए प्लस 2/3 भी चाहिए जितने प्रेजेंट और वोटिंग रहे थे, ठीक है, तो उसका हमें 2/3 चाहिए और वो 100 से ज्यादा होना चाहिए, है ना। ये होती है स्पेशल मेजोरिटी से पास हो जाएगा वो बिल। अगर उस बिल की बात करें तो जो भी है जो बिल है वो अलग अलग हाउस में अलग अलग पास होना है। जैसे मान लो पहले लोकसभा में आया तो फिर राज्यसभा में पास होगा, और लोकसभा में दोनों में, और राज्यसभा में आया तो पहले राज्यसभा लोकसभा दोनों में। और जब बिल पास हो जाएगा, मान लो दोनों में अगर कोई डेडलॉक हो गया, कोई बिल पास नहीं हो पाता है, तो भैया ये जो ज्वाइंट मीटिंग होती है ना, जो ज्वाइंट मीटिंग होती है, ज्वाइंट पार्लियामेंट, वो आप एस्टेब्लिश नहीं कर सकते, यानी कि अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के लिए कोई भी ज्वाइंट पार्लियामेंट नहीं होल्ड होती है, ठीक है। अगर मान लो आपने बिल पास कर दिया, प्रेसिडेंट के पास जाएगा, प्रेसिडेंट उस पर अपने साइन कर देंगे, वो आपका एक्ट बन जाएगा। मेरे हिसाब से यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब मैं आपको बता दूं, जो सिंपल मेजोरिटी से बिल पास होते हैं, यानी कि खाली 50% से, उनको हम आर्टिकल 368 के अंतर्गत नहीं रखते, आर्टिकल 368 के अंतर्गत नहीं रखते हैं, ठीक है। उन्हें हम यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट नहीं मानते हैं। जैसा कि मैं आपको बता दूं, जैसे कुछ दिन पहले सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट हुआ था, तो आप बताओ आपने कहीं पढ़ा था कि कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट है? सीए आपने पढ़ा था कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट नहीं, क्योंकि वो सिंपल मेजोरिटी से पास हो गया था। लेकिन अगर आपको पता हो तो जीएसटी टैक्स अमेंडमेंट एक्ट हुआ था, है ना, जीएसटी तो खुद ही टैक्स है, ठीक है। तो जब ये अमेंडमेंट एक्ट हुआ था, निश्चित रूप से आपने पढ़ा था कि भाई ये कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट है, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट है। तो ये चीजें आपको बताती हैं कि कौन सा सिंपल मेजोरिटी से जो पास होगा वो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट नहीं माना जाएगा, बेशक आर्टिकल 368 के अंतर्गत हो। अब हम देख लेते हैं कौन कौन से ऐसे एक्ट हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट नहीं माने जाते हैं। देखो, अगर आपको कोई नया स्टेट बनाना हो, कोई नया स्टेट तोड़ना हो, उसकी बाउंड्री चेंज करनी हो, उसका नाम चेंज करना हो, अगर आपको लेजिस्लेटिव काउंसिल बनानी हो, ठीक है, अगर आपको उनकी सैलरी चेंज करनी हो, प्रेसिडेंट पार्लियामेंट पावर इन सब की सैलरी चेंज करनी हो, कोरम चेंज करना हो, सैलरी अलाउंस मेंबर और एमपीज की सैलरी चेंज करनी हो, रूल चेंज करने हो प्रोसीजर के, ठीक है, यूज ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज करना हो, नंबर ऑफ पुनेस जजेज इन सुप्रीम कोर्ट करना हो, ठीक है, यूज ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज हो, है ना, सिटीजनशिप एक्विजिशन टर्मिनेशन मैंने आपको बता ही दिया, डिलिमिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज का मतलब पहले कॉन्स्टिट्यूएंसी इतनी बड़ी है उससे 2 कर दो, है ना, और 5th शेड्यूल या 6th शेड्यूल चेंज करना हो, अगर ये भी आपको कुछ चेंज करना है तो ये सब सिंपल मेजोरिटी में आएगा, ये आपका कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट में नहीं माना जाएगा। गाइस इस चीज को रट लो, ध्यान कर लो, बाकी तो जिंदगी में बचा ही क्या है। स्पेशल मेजोरिटी से अगर मैं बताऊं, जो इससे बचे वो सब स्पेशल मेजोरिटी में आ जाएंगे, ठीक है। और स्पेशल मेजोरिटी में मैं आपको एक और चीज बता दूं कि स्पेशल मेजोरिटी में जो जो होते हैं वो ज्यादातर फंडामेंटल राइट, डीपीएसपी, है ना, ये 2 तो इंपॉर्टेंट है, बाकी जो इसमें बचे हुए हैं वो सारी चीजें हो जाती हैं। और जब आपको स्पेशल मेजोरिटी ऑफ पार्लियामेंट एंड कंसेंट ऑफ स्टेट हो, आपके पास 3 हो गए, पहला सिंपल मेजोरिटी, दूसरा स्पेशल मेजोरिटी और तीसरा स्पेशल मेजोरिटी विद कंसेंट ऑफ स्टेट, यानी कि स्टेट की परमिशन लेनी है आपको। तो वो होता है जैसे प्रेसिडेंट का इलेक्शन हो, ठीक है, प्रेसिडेंट का इलेक्शन हो, है ना, यानी कि यूनियन और स्टेट की पावर हो, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट का कुछ मसला हो, यूनियन स्टेट की लेजिस्लेटिव पावर हो, 7th शेड्यूल की लिस्ट में कुछ हो, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो है ये आपके इसमें विद कंसेंट ऑफ स्टेट में आ जाती हैं। क्रिटिसिज्म वही भाई कि ये बहुत रिजिड है ना। फिर अगला क्रिटिसिज्म कीजिए बहुत फ्लेक्सिबल है, किसी को कुछ पता ही नहीं पड़ पाती क्या होता है। अगला क्रिटिसिज्म क्या जी, चेंज हो जाता है, यही गलत होता है, चेंज नहीं होना चाहिए, कभी कभी ही चेंज होना चाहिए, जब सरकार चाहे इसे चेंज कर सकती है। अगर मैं इसके अगले की बात करूं तो कि पार्लियामेंट अकेली चेंज कर सकते हैं, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का कोई रोल ही नहीं है, जबकि यूएसए में स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली भी एक बिल पास कर सकती है। इसके बाद इसका क्रिटिसिज्म है कि जी ज्वाइंट सिटिंग तो होती नहीं, अगर मान लो दोनों हाउसेस ने पास नहीं किया किसी ने, है ना, जबकि ऑर्डिनरी बिल जो होता है उसमें ज्वाइंट सिटिंग होती है। तो ये सारे इसके हैं जो एक मतलब गुड अच्छे जो जब एक इन्होंने बोला है केसी वेरे ने कि ये स्टैक से गुड बैलेंस एंड फ्लेक्सिबिलिटी एंड रिजिडिटी में हमारा एक गुड बैलेंस है।
मेरे हिसाब से इसके बाद आपको कुछ देखने की इसमें जरूरत नहीं पड़ेगी। गाइस बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एक बार डिस्कस कर लेते हैं, बहुत ही जल्दी डिस्कस कर लेते हैं, मुझे नहीं लगता कि इसमें कुछ बचने वाला है। बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में चैप्टर नंबर 11 है, ये चैप्टर नंबर 11 है किसका, पॉलिटी का, लक्ष्मीकांत का। बेसिक स्ट्रक्चर हम बार बार बोलते हैं, जैसा कि मैं देख लेता हूं, आज बेसिक स्ट्रक्चर हम डिस्कस कर लेते हैं पूरा। तो बेसिक स्ट्रक्चर का मतलब होता है कि जो भी आप एक आपकी यानी कि एक मुख्य संरचना बन गई है, आप इसी के इर्द गिर्द घूमोगे, है ना। तो ये जो होती है मुख्य संरचना, ये आपकी बेसिक स्ट्रक्चर होती है। और बेसिक स्ट्रक्चर जब ही आती है जब आप आर्टिकल नंबर 368 से कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज करना चाहते हो, तो आपको बेसिक स्ट्रक्चर को पालन करना होता है। बेसिक स्ट्रक्चर की भूमिका देख लेते हैं, कहां कहां से लिंक हुई, कैसे कैसे लिंक हुई। सबसे पहले क्या हुआ गया, जो 1951 में इन्होंने राइट टू जो फंडामेंटल प्रॉपर्टी, फंडामेंटल राइट जो था हमारा राइट टू प्रॉपर्टी, उसे एबॉलिश कर दिया। जब उसे एबॉलिश किया तो फिर ये केस में गए लोग, उन्होंने तो केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला, केस में सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि भाई ये जो पावर ऑफ पार्लियामेंट है ये अमेंड कर सकती है फंडामेंटल राइट को, है ना। 1951 में पहले बोल दिया अमेंड कर सकती है, ठीक है। इसके बाद फिर दोबारा गोलकनाथ केस में क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने बोला नहीं नहीं ये अमेंड कर ही नहीं सकती, ठीक है। अब जब ऐसा हो गया कि सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया कि ये पार्लियामेंट जो है फंडामेंटल राइट्स को अमेंड नहीं कर सकती, तो उसके बाद फिर दिक्कत आने लगी। अच्छा, उसके बाद पार्लियामेंट जो भाई सांसद होते हैं, वो तो नेता होते हैं, वो चालाक निकले, उन्होंने एक नया अमेंडमेंट एक्ट ला दिया, 24th अमेंडमेंट एक्ट 1971 गोलकनाथ केस के बाद। उन्होंने बोला कि आर्टिकल 13 और 368 में जो हम अमेंड कर रहे हैं वो जुडिशियल रिव्यू में आएगा ही नहीं, भाड़ में जाओ तुम, हमें उसे तुम्हें दिखाएंगे नहीं, हम फंडामेंटल राइट को चेंज कर सकते हैं और ये आर्टिकल 13 जो लॉ डिफेंड करता है उसके अंतर्गत नहीं आएगा। यार पार्लियामेंट के बाद फिर केस गया, पार्लियामेंट फिर केशवानंद भारती केस ने बोला कि आप फंडामेंटल राइट को अमेंड तो कर सकते हो, अमेंड तो कर दो, है ना, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर आपका वायलेट नहीं होना चाहिए, बेसिक स्ट्रक्चर जो है वो वायलेट नहीं होना चाहिए। अब फंस गए जी ये, है ना। अब जैसे ये कुछ अमेंड कर रहे हैं, है ना, जैसे मान लो इन्होंने फिर अमेंडमेंट की सोची, फिर ये सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया, बोला जी तुमने तो बेसिक स्ट्रक्चर वायलेट कर दिया, अब डिफेंड करो कि बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, दिक्कत यहाँ आने लगी। तो फिर सुप्रीम कोर्ट ने थोड़े थोड़े बेसिक स्ट्रक्चर अलग अलग नए नए केसेस में बेसिक स्ट्रक्चर की डेफिनेशन दी है। हालांकि मिनर्वा मिल केस 1980 में जो हुआ उसमें सारी चीजें बेसिक स्ट्रक्चर जो फाइनल हो गया कि भाई आर्टिकल 368 जो है सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि आपको एक लिमिटेड पावर है पार्लियामेंट की, और पार्लियामेंट उसी ही लिमिटेड पावर के अंतर्गत कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करेगा। और इसके बाद फिर इसने सुप्रीम कोर्ट ने बेसिक स्ट्रक्चर अलग अलग बताया, जैसे सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, सॉवरेनिटी होनी चाहिए, सेक्युलर कैरेक्टर होना चाहिए, फेडरल कैरेक्टर, यूनिटी इंटीग्रिटी, वेलफेयर, जुडिशियल रिव्यू, ये सारे इसके बेसिक स्ट्रक्चर में आते हैं, ठीक है। फ्री फेयर इलेक्शन, ये सब बेसिक स्ट्रक्चर में, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशियरी, इफेक्टिव एक्सेस टू जस्टिस, पावर ऑफ हाई कोर्ट 226 227, है ना। तो मेरे हिसाब से ये सारे, अगर मैं इसकी बात कर लूं केस कब कब हुए, केशवानंद भारती केस 1973 में हुआ था, ठीक है। अगर मैं केशवानंद भारती के केस की बात करूं तो फिर जो अगला केस हुआ था वो हुआ था नेहरू गांधी केस, है ना, जो इलेक्शन केस बोलते हैं, जो 1975 में हुआ। मिनर्वा के मिल केस 1980 में हुआ, है ना। इसके बाद जो इंपॉर्टेंट केस आता है वो आता है आपका, ये आता है फिर इसके बाद इसमें इंदिरा साहनी केस 1992 में हुआ, ठीक है, मंडल कमीशन भी बोलते हैं, जिसमें जो आरक्षण है उसकी पूरी भूमिका बनाई गई थी। इसके बाद क्योटो होलन केस 1993 में हुआ, डिफेक्शन केस जो होता है आपका, ठीक है, यानी जिसमें जो एमएलए एमपी है वो इधर उधर जाते रहते हैं, है ना। और इसके बाद फिर आईआर कोहेलो केस 2007 में हुआ, 9th शेड्यूल केस है ये, और ये यूपीएससी के पॉलिटिकल साइंस के एक ऑप्शनल पेपर में भी आया था, ठीक है। अगर मैं इसके बाद की बात करूं तो फिर कुछ इंपॉर्टेंट इसमें बचा नहीं है। तो गए ये सारी चीजें हम डिस्कस कर चुके हैं, तो कल से हम जो डिस्कस करेंगे वो ये पूरा पार्लियामेंट्री सिस्टम डिस्कस कर लेंगे, इमरजेंसी जिसमें पार्लियामेंट्री, फेडरल, सेंट्रल स्टेट, इंटर स्टेट और इमरजेंसी प्रोविजन सारे डिस्कस करेंगे। तो गए अगर आपने KNP एनालिसिस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो KNP एनालिसिस को सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा, वीडियो को लाइक शेयर करते हुए जाएगा। अगर वीडियो आपको पसंद ना आए ना तो भाई डिसलाइक करके है ना मुझे कमेंट में बता दो कि भाई ये कमी है, यहाँ पे सुधरनी चाहिए, ठीक है। निश्चित रूप से आपको बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिलने वाला है, तो प्लीज यार सब्सक्राइब कर दो। KNP एनालिसिस इतनी मेहनत चल रही है आजकल, तो है ना, तो सब्सक्राइब कर दो गाइस। बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्दी।